हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फील इजी टू लर्न पर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, जिसमें हम सीखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में इनके, और साथ ही में हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन थ्योरम और उसके एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। साथ ही में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, जिससे कि वो भी ये सब सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर हम सबसे पहले रियल नंबर्स को डिस्कस करने से पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर सिस्टम कैसे क्या है। ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी 8th 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आपको बता देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि 1 से शुरू होते हैं। सिंपल सी भाषा में बात डिस्कस करेंगे हम इन सबको। और होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर्स के साथ 0 आ जाए तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर। अब बात कीजिए, नेचुरल नंबर और होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स की कोई बात नहीं की गई है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये परफेक्ट नंबर्स होने चाहिए। अच्छा, फिर इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये जो नेगेटिव नंबर है ये तो हो जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स, और ये जो 0 से इस तरफ वाले जो है वो कौन से हो जाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और ये p और q दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ -3/2 या फिर 5/-7, या फिर मैं कह दूँ 11/9, इस तरीके से। तो ये जो भी रेशियो फॉर्म में लिखे जाते हैं उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, अगर मान लो मैं पूछूँ आपसे कि क्या 25 रेशनल नंबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अब आप कहो कि नहीं नहीं होता है, तो आप समझिए 25/1 लिखा जा सकता है ना, क्लियर है। या फिर मैं आपसे पूछूं कि -9 क्या रेशनल नंबर होता है, हाँ बिल्कुल होता है, क्लियर है। जिनके डिवाइड में आए कुछ आए या डिनोमिनेटर में कुछ ना आए, लेकिन ये बात आपको ध्यान रखना है कि जिन्हें भी हम अगर p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर। अच्छा, इरेशनल क्या, जिन्हें हम इस p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके। किस टाइप के नंबर होंगे, वो होते हैं जैसे √2, √3, √5, √6, √7। इस तरीके के जो भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इरेशनल होंगे। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, मैं पूछूं अगर आपसे कि रेशनल और इरेशनल में मेनली डिफरेंस ये है कि ये जो रेशनल नंबर होता है इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो बार बार रिपीटेटिव होगा। एक बात ध्यान रखना, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर बार बार रिपीटेटिव होगा। लेकिन इरेशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कभी भी ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटेटिव होता है। आई बात समझ में। तो इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो अगर मान लो मैं इसको एक डायग्राम के रूप में भी अगर समझना चाहूँ तो कैसे समझूं, तो अब समझिए कि अगर मान लो एक ही छोटा सा घर अगर नेचुरल नंबर्स का हो तो जस्ट इससे बड़ा घर किसका होगा, होल नंबर्स का। कैसे, मतलब कि होल नंबर के अंदर कौन आ सकते हैं, नेचुरल नंबर आ सकते हैं। और अगर बात करें इससे भी बड़े, तो इससे बड़ा कौन हो जाएगा, इंटीजर्स। अगर आप देखो तो इंटीजर्स के अंदर देखो ये होल नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और अगर आप बात करो तो ये रियल नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, क्लियर होगी। और अगर बात करें इनसे भी ऊपर, तो इनसे ऊपर हो गया रेशनल नंबर। ये जितने भी होते हैं ना, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब किस में आते हैं, ये रेशनल नंबर में आते हैं। अब बात करें अगर हम इरेशनल, तो इरेशनल इनमें किसी में भी शामिल नहीं होता है, क्योंकि ये इनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो इसका मकान कौन सा होगा, इसका मकान एक अलग ही होगा। लेकिन अगर कंडीशन रख दे कि रियल नंबर, तो रियल नंबर में ये रेशनल और इरेशनल दोनों ही टाइप के नंबर इंक्लूड होते हैं। क्लियर हो गई आपको ये बेसिक सी थ्योरी। तो अब हम लोगों को इस रियल नंबर वाले चैप्टर में एक्चुअली में जो समझना है, मेनली कुछ एक ऐसी चीजें समझनी है कि ये जो इरेशनल नंबर है ये इनको प्रूव करना सीखना है कि √2 इरेशनल है तो क्यों है, √3 इरेशनल है तो क्यों है, √5 इरेशनल है तो क्यों है। तो इस टाइप की चीजें हम सीखेंगे। साथ ही में हम यहाँ पर इस चैप्टर में सीखने वाले हैं SCF LCM के बारे में भी, और डेसिमल
एक्सपेंशन के बारे में। तो सबसे पहले हम अभी डिस्कस करने वाले हैं तो वो है यूक्लिड डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लीमा। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा। एक्चुअली यूक्लिड जो थे ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री इसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया था और इन्होंने ही डिवीजन एल्गोरिथम दी है हमारे को। तो मान लो कि ए एक कोई इंटीजर हो, ठीक है, और जो ये बी और क्यू है ये दोनों कोई एक होल नंबर हो। क्लियर हो गई ये बात? तो अगर हम इन्हें कुछ इस प्रकार रिप्रेजेंट करें कि ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल्स टू क्यू, मतलब कि ए में डिवाइड करे बी का और रिजल्ट मिले हमें क्यू, तो ये जो ए है वो ए हो जाएगा यहां पर इसके अनुसार, यूक्लिड के अनुसार ए कहलाएगा डिविडेंड, बी कहलाएगा डिविजन एंड क्यू कहलाएगा क्वोशेंट। आई बात समझ में? तो ये सब चीजें यूक्लिड ने हमें बताई। तो बस अब इसके अकॉर्डिंग हमारे को कुछ एक बातें और ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? एक तो बात ये ध्यान रखनी कि अगर कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर होगा तो वो डिवाइड हो सकता है, मतलब डिवाइड किया जा सकता है किससे? प्लस माइनस वन से। अर्थात मतलब वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि -3/2 या फिर ये 5/-7 या 11/9। तो देखो ये माइनस से डिवाइड हो रहे हैं और ये प्लस से डिवाइड किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? या फिर इधर देख लो -1, -2, -3 और इधर देखिए +1, 2, 3 से लेकर के ऐसे इनफाइनाइट तक। क्लियर हो गई ये बात? आगे देखिए दूसरी बात ये है कि अगर हम किसी नंबर का जीरो में डिवाइड करें, मतलब कि किसी नंबर का डिवाइड जीरो में डिवाइड करें, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एक रेशनल नंबर हो सकता है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो उसका रिजल्ट ऑलवेज हमें क्या मिलेगा? 0। लेकिन कोई भी नंबर ऐसा नहीं हो सकता जिसको हम 0 से डिवाइड कर पाए, क्योंकि उसका रिजल्ट हमेशा इनफाइनाइट आता है। तो हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ये दोनों बातें आपको और ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर मान लो ए और बी जो है ये जो लिए, अगर ये नॉन जीरो हो, मतलब कि इनमें से कोई सा भी जीरो नहीं हो, तो इनके लिए डिवीजन एल्गोरिथम एप्लीकेबल होती है कि ए एंड बी नॉन जीरो हो तो इनके लिए डिवीजन एल्गोरिथम एप्लीकेबल होती है। आई बात समझ में? ये बात आपको कुछ ध्यान रखनी है। चलिए अब देखते हैं यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इसे हम डिवीजन थ्योरम भी कहते हैं या डिवीजन एल्गोरिथम भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिविजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, और रिमाइंडर की जो वैल्यू है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 2 डिविजर होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मान लो कि अगर a और b, अगर ये कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, क्या हो? ये पॉजिटिव इंटीजर हो, तो इनको अगर हम इस डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मान ले कि ये हो जाए डिविडेंड और ये हो जाए डिविजर, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख देंगे? इसे हम लिखेंगे a इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r। और आप यहां पर देखोगे ये जो q और r भी जो होंगे ये भी इन्हीं के तरीके के नए और यूनिक क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, जो कि इस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगे। और हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो r की वैल्यू है वो हमेशा, r मतलब रिमाइंडर, वो किससे छोटी होगी? डिविजर से हमेशा छोटी होगी। अब मैं आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं इस डिवीजन एल्गोरिथम की। इसकी एप्लीकेशन है कि हम किन्हीं भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF फाइंड आउट
करने में। तो इसकी जो एप्लीकेशन जो है एक्चुअली में आप समझोगे किस चीज के लिए है, टू फाइंड आउट HCF ऑफ, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है? तो देखते हैं इसकी कुछ एक एप्लीकेशन डिवीजन एल्गोरिथ्म की। तो उसके लिए हम देखेंगे एक एग्जांपल। यहां हमें फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 81 एंड 237 का यूजिंग यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो ये देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है। तो आप देखोगे 237 इज ग्रेटर देन 81। तो जो नंबर बड़ा हो आप उसे हमेशा क्या मानोगे, आप उसे हमेशा मानोगे डिविडेंड, और जो छोटा हो उसे आप मानोगे हमेशा डिविजर। ओके, अब सुनिए, अब हमारे को इसको क्या करना है, एक डिवीजन एल्गोरिथ्म की तरह लिखना है। तो देखते हैं यहां पर, तो अब हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए A इक्वल्स टू B इंटू क्यू प्लस आर होता है। तो मतलब ये हो गया कि मुझे अगर 237 में 81 का डिवाइड करूं तो कोई एक परफेक्ट क्वेश्चन आएगा, और रिमाइंडर जो हो सकता है वो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है या फिर इस 81 से कम होगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए तो देखते हैं कैसे लिखेंगे हम। तो आप यहां पर थ्योरम लिखी हुई ऊपर, तो इसको आप अपने नोटिस में रखेंगे। तो यहां मैं लिख दूंगा 237 इज इक्वल्स टू 81, ये तो हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, अब कितने टाइम जा सकता है ये, 1 टाइम, 2 टाइम। तो हमारे को इसके नियर बाई जाना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम भले ही होगा। आई बात समझ में? तो देखिए यहां अगर 2 टाइम करें तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 एंड 8 2 जा 16, ये 162 हुआ। चलिए 3 टाइम करके देखते हैं, 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24, ये हो गया 243। तो मतलब 243 ज्यादा हो गया 237 से, तो यहां कितना आ जाएगा, ओनली 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो कितना हो जाएगा ये 162। आई बात समझ में? अब 162 अगर इसमें से माइनस करूंगा तो 162 को माइनस करने पे यहां पे मेरे पास रिमाइंडर बच जाएगा 37 प्लस 38, तो ये हो जाएगा 75। ओके, चलिए अब क्या करना है हमारे को, अब केवल अब हमें देखना है कि ये जो 81 है ये बन जाएगा अब नया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर जो है वो बन जाएगा नया डिविजर। तो कैसे लिखेंगे उसे इस तरीके से लिखेंगे, 81 इक्वल्स टू 75 का डिवाइड करना है। आई बात समझ में? तो ये यहां 2 टाइम्स गया था। ओके, चलिए तो अब कितने टाइम जाएगा, ऑब्वियसली बात है 1 टाइम ही जाएगा ये तो, क्योंकि ये तो बिल्कुल इसके नियर बाई है। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा यहाँ पे, 6 बच जाएगा। आई बात समझ में? अब 75 क्या है, नया डिविडेंड, और 6 क्या हो जाएगा, नया डिविजर। अब कितने टाइम जा सकता है, तो आप देखिए अगर यहां पर आप डिवाइड करें तो 6 बन जा 6 और 6 2 जा 12, तो 12 टाइम गया, और रिमाइंडर कितना बच गया, क्योंकि 12 6 जा 72 होता है ना, और रिमाइंडर हो गया 3। तो अब देखिए फिर 6, अब यहाँ क्या बच जाएगा, 6 और 3 बच रहा है, तो यहाँ 6 आ जाएगा एज ए न्यू डिविडेंड और 3 आ जाएगा एज ए न्यू डिविजर। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और रिमाइंडर बच गया 0। तो ये प्रोसेस हमारे को तब तक करनी है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर 0 ना बच जाए। आई बात समझ में? तो आप देख रहे हो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया HCF, क्या आ गया इनके लिए 3, क्योंकि 3 से डिवाइड करने पर ही रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। तो HCF इनका आ जाएगा 3। क्लियर और नोट? आई बात समझ में? इसको करने का एक और तरीका है, आप देखिए कैसे, जैसे आप जनरली आप करते आए हैं, बचपन में सीखते हैं, उस तरीके से आप डिवाइड करोगे। तो आप देखिए 237 को हमें डिवाइड करना था 81 से, तो देखिए कितने टाइम जाता, 2 टाइम जाता। यहाँ क्या बचता, 162। तो देखिए क्या बचता है यहाँ से, ये हो जाता 75, ये बच गया। अब 75 को बना देना आपको क्या, नया
डिविजर, और 81 को क्या बना देना है अब आपको, नया डिविडेंड। क्लियर हो गया? तो 75 बन जा 75। क्लियर है? अब यहां रिमाइंडर क्या बच गया, 6। तो इस 6 से किसको डिवाइड करना है, फिर से ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना बच जाए। आई बात समझ में? तो 6 अब हो गया नया डिविजर, तो 75 क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ये वाला 75 ये हो जाएगा एज ए न्यू डिविडेंड। तो अब इसमें कितने टाइम जाएगा, ये 12 टाइम जाएगा, तो कितना 72। तो यहां रिमाइंडर क्या बच रहा है, 3। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो अब किस, ये 3 हो जाएगा नया डिविजर और 6 हो जाएगा नया डिविडेंड। अब देखिए 3 2 जा 6 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो मतलब ये 3 ही क्या हो जाएगा इनके लिए, एचसीएफ। इस तरीके से भी आप इस थ्योरम को कर सकते हो, लेकिन लिखने का तरीका यही अप्लाई करोगे। कैसे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे और जो भी रिमाइंडर बचे उसे ऐड करोगे। ठीक है, जैसे 81 2 जा तो पता ही है 162, तो ये आपके माइंड में रिमाइंडर क्या बचा, 75। तो आपको केवल क्या यूज करना है, डिविडेंड, डिविजर, क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर, इन्हीं का ही यूज करना है। आपको रिजल्ट क्या आ रहा है इनके मल्टीप्लिकेशन से, उसका कोई रोल नहीं होगा इसको लिखने में। तो एक्चुअल एग्जाम में अगर आप लिख के आते हो तो आप इस तरीके से आप अपनी रफ में कर सकते हो, बट एग्जाम में आप इसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करोगे। चलिए एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 420 एंड 130 का। तो यहां देखिए 420 क्या है, बड़ा है 130 से, तो ये हो जाएगा एज ए डिविडेंड और ये हो जाएगा एज ए डिविजर। क्लियर है? चलिए पहले इस तरीके से करता हूं, फिर उसके बाद लिखने का तरीका सीखेंगे। तो आप देखिए अगर 420 में डिवाइड करें 130 का तो यहां कितने टाइम जाएगा, तो 13 3 जा 39, तो ये हो जाएगा 390। क्लियर है? क्योंकि 13 4 जा 52 होता है, तो ये तो 52 तो इस 420 से बहुत ज़्यादा हो गया है। क्लियर है कि नहीं है? तो अब आप देखिए यहाँ रिमाइंडर कितना बच जाएगा, अब बताइए। तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ 12 में से 9, तो ये 30। क्लियर हो गया? अब 30 यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, तो मतलब अभी भी हमें डिवाइड करना है। अब 30 हो जाएगा एज ए न्यू डिविजर और 130 हो जाएगा एज ए न्यू डिविडेंड। तो कितने टाइम जा सकता है, तो आप खुद देखिए। तो ये जा सकता है 4 टाइम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 120, क्या बच जाएगा रिमाइंडर 10। तो आप देखिए अब यहाँ पर 10 आ गया, तो अब फिर से हम डिवाइड करेंगे 10 का किस में, 30 में। तो आप देखिए कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, और कितना आएगा 10 3 जा 30, रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। तो यहाँ इनका एचसीएफ क्या हो गया 10। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो गया है यहाँ पर 10। लेकिन मैंने कहा था कि आपको एज ए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम अगर लिख के आना हो, ठीक है, तो वो कैसे लिख के आओगे, वो आप लिख के आओगे। अब बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो हमें लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि a इक्वस टू बी प्लस बी इंटू क्यू प्लस आर, एंड यहाँ पर जो r है वो 0 या 0 से बड़ा है और लेकिन b से छोटा है। ठीक है, अब ये हमारे को थ्योरम लिख देनी है, उसके बाद बस हमारे को कुछ नहीं है, एक ही जगह 420, अब ये हमने रफ में कर ही लिया था, इक्वस टू बी की जगह 130, क्वेश्चन कितना आया 3 आया, रिमाइंडर कितना आया 30 आया। फिर इस 130 को वापस से नया डिविडेंड बना देना है और 30 को डिविजर बना देना है। अब ये कितने टाइम हुआ 4 टाइम हुआ, तो रिमाइंडर कितना आया था 10 आया था। फिर से अब हमें इस 30 को क्या बना देना है नया डिविडेंड, और 10 को क्या बना देना है यहाँ पर डिविजर, और क्वेश्चन कितना आया था इसके लिए 3, और रिमाइंडर क्या आया 0। बस इस तरीके से हमें आंसर दे करके आना है, और फाइनली लिखना है हियर एचसीएफ ऑफ 420 एंड
30 इज 10। बस इस तरीके से आप आंसर देके आइए, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। क्लियर होगी ये वाली बात? चलिए, तो अब इस वीडियो के इससे अगले पार्ट में हम देखेंगे कि इस डिवीजन एल्गोरिथम से ही हम कुछ ऐसी क्वेश्चंस आते हैं या ऐसी थ्योरम्स आती है जिन्हें हमें प्रूव करना पड़ता है। कि जैसे बताइए कि कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4q+1 का हो सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि बताइए कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब या स्क्वायर जो है वो कैसे हो सकता है, 9q या 9q+1 या फिर 9q+8 इस तरीके से हो जाए। या फिर ऐसे भी आ सकता है कि किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 इस तरीके से इन्हें प्रूव कीजिए। तो ये सब चीज़ें अब हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा, इससे रिलेटेड एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, वो भी हम वीडियो के अगले पार्ट में ही सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।